साथियों, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ज़रा कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ लिखिए ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। जैसे ही 10 बजे हैं, बिल्कुल 10 बजे ठीक पूरे एरिया की लाइट काट दी गई है और मुझे पहले से इसका अंदेशा था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर सरकार कितनी डरी हुई है और लगता है कि जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई है। लाइट आएगी नहीं आएगी एक अलग विषय है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं और ये पहला मौका है कि मैं फेसबुक लाइव पर आया हूं। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय में ये कहा गया कि हमारे देश की जो सेना है, जो आर्म फोर्सेस हैं, उसके अंदर 3 साल के लिए नौजवानों को, बेरोज़गार नौजवानों को नौकरी पर रखा जाएगा। अब सुनने में ये बात अच्छी लगती है कि बेरोज़गार लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षित लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन जब मैंने इस रिपोर्ट का, जो कि बहुत कम ही समाचार पत्रों में आई है, बहुत सतही तरीके से आई है, किसी मीडिया ने इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की। ये इतना गंभीर मुद्दा है और मुझे बड़ी हैरानी है और आपको भी हैरानी होनी चाहिए कि इस गंभीर मुद्दे पर किसी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई। जो हमारे देश की सेना की जो परंपरा रही है स्वायत्तता की, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात इस निर्णय से मुझे लगता है किया गया है। और केवल यही नहीं, मुझे लगता है कि ये देश के संविधान से, हमारे देश के लोकतंत्र से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं विस्तार से सब बातों को आपके बीच में रखूंगा एक एक करके, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेज़ी में, क्योंकि बहुत से हमारे साथी देश भर में, विशेषकर दक्षिण भारत में, मुझे सुनने के लिए बैठे हैं और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं अंग्रेज़ी में भी बोलूं ताकि इस बात को, इस गंभीर विषय पर हमारे दक्षिण भारत के जो साथी हैं या जो अन्य राज्यों में जो ऐसे लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं, वो भी इस बात को समझ सकें। आज 24 मई है। आज से ठीक 10 दिन पहले ये जो भारत सरकार की तरफ से निर्णय आया, इसमें कहा गया है कि जो एक नोट भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि इस देश के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है, और ये कहा गया कि बहुत बड़ा एक राष्ट्रवाद का और देशभक्ति का बहुत बड़ा उभार इस देश के अंदर है। इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 साल के लिए युवकों को, नवयुवकों को, नौजवानों को सेना के अंदर भर्ती किया जाए। अब इसके कई पहलू हैं, बड़े गंभीर पहलू हैं, जो मैंने जब इस पर विस्तार से चिंतन मनन किया। इस नोट में कहा गया है, जो आर्मी की तरफ से, आर्मी के जो प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी अपने 12 मई के संदेश में।
आपदा को अवसर में बदलने की, टर्निंग डिजास्टर्स इनटू अपॉर्चुनिटी, उससे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि 12 तारीख को, शायद मुझे अच्छी तरह अगर याद है तो रात को 8 बजे प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संदेश में ये बात बोली थी, और उसके ठीक 24 घंटे के अंदर, बड़ा समझने की बात है, 24 घंटे के अंदर आर्मी की तरफ से, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से ये आदेश आ गया, निर्णय आ गया कि हम ये 3 साल के लिए नौजवानों को भर्ती करेंगे फौज के अंदर। अब आप भी समझ सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात बोली है और उसके 24 घंटे के अंदर अगर आर्मी उस पर कार्रवाई करे, तो जो हमारी देश की जो एक प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, कि इतना बड़ा निर्णय, इतना गंभीर विषय पर निर्णय लेना, उसके लिए बहुत चर्चाएं की जाती हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे गवर्नमेंट हो। चर्चा करने के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। तो अगर 24 घंटे के अंदर ही आर्मी ने निर्णय ले लिया, इसका मतलब ये साफ है कि ये जो निर्णय आर्मी ने लिया, ये पहले से ही लिया जा चुका था। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है उसका संज्ञान आर्मी ले सकती है, उसके अधिकारी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लंबा वक्त लगता है। तीनों सेनाओं के चीफ बैठेंगे, वो अपने अंदर, अपने सिस्टम के अंदर बातचीत करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय इतना आसानी से लिया नहीं जा सकता। तो आर्मी का ये बोलना, आर्मी के अधिकारियों का ये बोलना कि हम प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार या प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार इस निर्णय को ले रहे हैं, ये किसी के गले उतरने वाला नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यह निर्णय बहुत पहले ही लिया जा चुका था। एक इसमें जो बात बोली गई है, जो रिपोर्ट कुछ ऑनलाइन मीडिया में मैंने निकाली, कि आज से लगभग 2 साल पहले, 1.5 साल पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने बोला था कि हमारा जो संगठन है, आरएसएस का जो संगठन है, वो भारत की जो सेना है उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा त्वरित तरीके से, तेज़ तरीके से, अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है, पड़ोसी देश से आक्रमण होता है, तो हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि उसकी बाद में आलोचना हुई थी तो उन्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ी थी। एक प्रश्न इसमें यह है कि आरएसएस का जो चीफ है, एक ऐसा संगठन जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसको पहले कई बार बैन किया जा चुका है, इसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है, देश के किसी भी कानून के तहत ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये मोहन भागवत किस आधार पर अपने संगठन को, जिसका कोई अता पता कागजों में नहीं है, वो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि हमारा संगठन फौज की सहायता करने के लिए आगे आएगा। फौज कोई किसी का जेबी संगठन नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का जेबी संगठन नहीं है, किसी पार्टी का जेबी संगठन नहीं है। फौज एक, हमारी जो सेना है वो एक स्वायत्त ऑटोनॉमस बॉडी है, जो सरकार के अंतर्गत काम करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, लेकिन अपने निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि एक संगठन जिसको कई बार बैन किया जा चुका है और उसका अध्यक्ष या उसका जो सर्वे सर्वा है वो ऐसी बात कहे। और मुझे ये बात महसूस क्यों होती है कि ये जो निर्णय लिया गया है, इसमें मुझे संदेह होता है कि ये जो भर्ती होने वाली है, जिसकी योजना बनाई जा रही है, यह भर्ती कहीं ऐसा ना हो, और जिसकी पूरी संभावना भी मुझे नज़र आती है कि ये जो आरएसएस के केडर हैं, जो अलग अलग बजरंग दल या हिंदू परिषद या XYZ, जो भी इनके तमाम संगठन हैं, इसके जो गुंडा तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जिनकी जो आपराधिक गतिविधियों के बारे में आमतौर पर हम पढ़ते रहते हैं, अखबारों में, मीडिया में हम देखते रहते हैं, जगह जगह उपद्रव करना, तोड़ाफोड़ी करना, क्या भारत की सेना या भारत की सेना के अधिकारी
या डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात की गारंटी लेगी कि ऐसे तमाम तत्वों को इसमें कोई जगह नहीं दी जाएगी? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, इसके दो कारण हैं और अभी हाल के कारण हैं। आपको ध्यान होगा कि आज से 3-4 महीने पहले दिल्ली में बड़े भारी पैमाने पर दंगे हुए थे। इन दंगों में क्या हुआ था, पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में दंगे हुए थे, कई दिन चले थे, बहुत बड़ी जान और माल की हानि हुई थी, विशेषकर मुसलमान लोगों की बस्तियों पर हमले बोले गए थे। इसमें बहुत से वीडियोस वायरल हुए थे और इन वायरल वीडियोस में हम सबने देखा था कि पुलिस के साथ साथ या पैरामिलिट्री के साथ साथ बहुत से लोग सादी वर्दी में भी मुंह पर कपड़ा बांधकर, हाथों में लाठियां लेकर या बंदूकें लेकर वो हमला करते हुए नजर आए थे मुसलमानों के घर पर या उनकी बस्तियों पर। चूंकि वो लोग पुलिस के साथ खड़े थे, इसलिए हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि उनको पुलिस का पूरा प्रश्रय या पूरा सपोर्ट था, या इवन सरकार का पूरा सपोर्ट था। ये तो एक उदाहरण है जो बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। इसका एक और ताज़ा तरीन उदाहरण जो इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर शायद राष्ट्रीय स्तर पर मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। पिछले 30-40 दिन से या लगभग 2 महीने से ये कोविड के नाम पर जो चल रहा है देश में लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि जगह जगह पर पूरे देश के अंदर पुलिस के लोग मजदूरों को, राह चलते लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं। अब इसमें कितने लोगों का इसमें कोई कसूर रहा हो या ना रहा हो, ये मैं नहीं कह सकता। पुलिस की ड्यूटी है, उनको जो आदेश मिलता है उन्हें करना पड़ता है, चाहे वो चाहें चाहे ना चाहें, ये हम सब समझते हैं, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी ही यस सर की होती है, उसमें नो सर की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इस तमाम वीडियोस में मैंने देखा और आपने भी जरूर देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग सादी वर्दी में, टी शर्ट और पैंट में और मुंह पे कपड़ा बांधकर, हाथों में लाठियां लेकर, झुंड के झुंड बनाकर पुलिस के साथ साथ या पुलिस से अलग भी स्वतंत्र रूप से राह चलते लोगों को और विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों को, विशेषकर मजदूरों को, गरीबों को, दलितों को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन थे? क्या ये पुलिस से मान्यता प्राप्त थे? मैंने खुद देखा है, जिस इलाके में मैं रहता हूं, उस इलाके के अंदर, उसके आसपास मैंने पिछले 2 महीने के अंदर बहुत से ऐसे लड़के, नौजवान देखे जिनके गले में एक आई कार्ड जैसा लैमिनेटेड आई कार्ड लटका होता था, इस पर लिखा होता था कोविड वॉलंटियर। और वो कई बार पुलिस के साथ और कई बार अलग अलग अकेले ही हाथ में लाठी लेकर, डंडा लेकर घूमते थे और राह चलते सब्जी वालों को या राह चलते लोगों को मारते थे, धमकाते थे, गाली गलौज करते थे। सवाल ये है कि ये लोग कौन थे? क्या इनको सरकार ने आधिकारिक तौर पर ड्यूटी पे रखा था? अगर ड्यूटी पे रखा था तो उनके चयन की क्या प्रक्रिया थी? क्या ऐसा तो नहीं कि ये लोग किसी विशेष संगठन से जुड़े हुए लोग थे? क्या ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को कोई एजेंडा दिया गया था कि आपको इस तरह के लोगों को अटैक करना है और इस तरह के लोगों को अटैक नहीं करना है, या रेहड़ी वालों को, खुमचे वालों पर अटैक करना है और कार वालों पर अटैक नहीं करना है? ऐसे बहुत से वीडियो आपने भी देखे होंगे कि जो अमीर लोग, संभ्रांत लोग, पढ़े लिखे लोग थे, उनके ऊपर रट नहीं बरसाए जाते थे और जो राह चलता हुआ आदमी था उसको मार दिया जाता था या मारा जाता था। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था छिंदवाड़ा का, जिसमें एक बेरहमी से एक लड़के को पुलिस मार रही है और शायद वो मर गया। सवाल ये है कि इन लोगों को अथॉरिटी किसने दी? और ये हजारों की संख्या में जो लोग, लड़के थे, असामाजिक तत्व थे, इनको इस कोविड वॉलंटियर्स के नाम पर पहचान पत्र किसने दिया और किस आधार पर और किस अधिकार से ये लोगों को मारते थे? मुझे पूरा ऐसा लगता है, मुझे पूरा संदेह है कि जो आर्मी में जो 3 साल के लिए भर्ती खोली गई है, वो इसी तरह के जो गुंडा तत्व हैं, लुम्पन्स हैं, असामाजिक तत्व हैं और सबसे बड़ी बात जो मनुवादी तत्व हैं, जिनके दिमाग में कूट कूट कर मनुवाद का गोबर भरा गया है आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में,
उनको आर्मी, हमारे देश की आर्मी, चाहे वो मर्जी से हो चाहे सरकार के दबाव में, ये मैं नहीं कह सकता, ये बात आर्मी के जो अधिकारी हैं उनको स्पष्ट करनी है कि क्या आपका ये निजी फैसला है, आपके संगठन का, आर्मी का फैसला है, या आपके ऊपर सरकार ने थोपा है। तो साथियों, ये एक जो गंभीर मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से हमारे देश के जो विभिन्न संस्थाएं हैं, अभी तक आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, या हमारे देश की जो सीबीआई है, या हमारे देश का जो चुनाव आयोग है, या हमारे देश का जो सूचना आयोग है, या इसके अलावा तमाम हमारे जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, शीर्ष स्तर की संस्थाएं हैं, उसमें किस तरीके से धीरे धीरे ये आरएसएस माइंड के लोग सरकार का फ़ायदा उठाकर डाले जा रहे हैं। और इनका जो पूरा एजेंडा है, जो इनके आका डिसाइड करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा है कि हमारे 70 साल में हमारे देश के अंदर कई सरकारें आई, तरह तरह की पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन किसी भी पार्टी के रूल के अंदर, उनके शासन काल के अंदर, यहाँ तक कि जब इस देश में आज से 40 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, उस समय भी हमारे देश की सेना ने अपनी सीमा रेखा पार नहीं की, संयमित व्यवहार किया। लेकिन ये जो काम इस देश में अब शुरू हुआ है, बीजेपी की जो दूसरी शासन आया है, जो पिछले साल 2019 के अंदर, ये जो इस तरह की जो गतिविधियां इन्होंने स्टार्ट की हैं कि किस तरीके से आरएसएस माइंड के लोगों को अलग अलग संस्थाओं में डाला जा रहा है, वहां तक भी बात समझ में आती है। लेकिन आर्मी, जो कि पिछले 70 सालों में किसी भी इस तरह के राजनीतिक प्रभाव से अछूती थी, मुझे लगता है कि अब हमारे देश की सेना का भी राजनीतिकरण बड़ी तेजी से किया जा रहा है। ये जो कानून या जो निर्णय जो सरकार द्वारा लाया गया है, इसमें यह कहा गया है कि इसमें जो भर्ती केवल सैनिक के स्तर पे नहीं होगी, नीचे के स्तर पर नहीं होगी, सिर्फ जेसीयू के स्तर पर नहीं होगी, इवन अधिकारियों के स्तर पर भी इसमें भर्ती की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक व्यक्ति जो किसी तरह 3 साल के लिए आर्मी के अंदर नौकरी लेता है, क्या वो मेंटली इतना प्रिपेयर हो चुका होगा, क्या वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली इतना प्रिपेयर हो चुका होगा कि वो सीमा पर जाकर देश की रक्षा कर सके। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि चीन जो सीमा है, हमारी भारत चीन सीमा है, ये इवन भारत नेपाल सीमा के ऊपर भी बहुत बड़ा तनाव की स्थिति है। क्या एक व्यक्ति, एक नौजवान जो कि 3 महीने या 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर या 2 महीने की ट्रेनिंग लेकर इस नई नीति के तहत अगर उसको बॉर्डर पर भेज दिया जाए, क्या वो इस काबिल होगा, क्या इसमें सक्षम होगा कि वहां पर जो चीन की जो आर्मी है या पाकिस्तान की जो ट्रेंड आर्मी है, ट्रेंड आर्मी के अंदर, ट्रेंड सोल्जर के अंदर एक कमिटमेंट होती है। लेकिन इस तरह के लफंगे लोग, आरएसएस की जो विचारधारा का कूड़ा उनके दिमाग में भरा गया है, ये वहां जाकर क्या देश की रक्षा कर पाएंगे? क्या गारंटी है कि ये लोग वहां पर बॉर्डर पर जाकर गद्दारी नहीं करेंगे? क्योंकि इनका गद्दारी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो हमारे देश के सेना के जनरलों को ही सोचना है कि इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है क्या देश हित में है। हमारे जनरल्स को ही सोचना चाहिए कि सरकारें तो आती हैं जाती हैं, लेकिन जो हमारे सेना की जो इमेज है, जो उसकी मर्यादा है, जो उसकी स्वायत्तता है, उस पर अभी तक कभी भी आंच नहीं आई है। लेकिन शायद ये पहली बार है हमारे देश के इतिहास में कि पहली बार इस देश की जो सेना है वो संदेह के घेरे में आई है। और एक छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो आर्मी का जो प्रवक्ता थे, उन्होंने बोला कि
ये जो बेरोज़गार लोग हैं, हमारे देश में बहुत बेरोज़गारी है, इसलिए हम लोगों को रोज़गार देने के लिए, पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार देने के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि बेरोज़गारी का विषय क्या सेना के लिए हैंडल करने के लिए, सरकार के लिए? बेरोज़गारी के मुद्दे पर सेना को बयान देने का क्या हक है या क्या अर्थ है? ये काम सरकार का है। सरकार बेरोज़गारी पैदा करती है, सरकार ही रोज़गार देती है। आर्मी कोई बेरोज़गारी को रोज़गार देने का धंधा नहीं है। आर्मी देश की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने के लिए एक बहुत प्रभावी और एक बहुत कमिटेड संगठन होता है। इसलिए सिर्फ 3 साल के लिए कोई पिकनिक की तरह, कि मौज मस्ती की तरह सरकारी धन पर लोगों को ट्रेन करना और 3 साल के बाद उनको बाहर बुला लेना। लाइट आ गई है साथियों, उन्हें लगा कि शायद हम नहीं रोक पाएंगे, तो इसलिए दोबारा लाइट भेज दी गई है। थोड़ा सा मैं अच्छे माहौल में आपसे बात करूंगा। आर्मी ने बोला है कि जो युवा आर्मी का थ्रिल और एडवेंचर, शब्दों पे गौर कीजिए, थ्रिल और एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, वो उसमें आए। क्या आर्मी एक थ्रिल और एडवेंचर के लिए बनाई गई है या देश की रक्षा के लिए या देश की सेवा के लिए? ये जवाब आर्मी के जिम्मेदार अफसरों को देना चाहिए। और ये कुछ जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, ये जो निर्णय लिया गया है, इसकी मैं एक तुलना अगर करूं तो अभी कुछ महीने पहले हमारे देश की जो सरकार है उसने एक निर्णय लिया था प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, इसे बोलते हैं लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के माध्यम से सेक्रेटरी लेवल पर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर और नीचे के लेवल पर, कई लेवल्स पर निजी क्षेत्रों से उठाकर लोग बिना किसी शैक्षिक योग्यता के, बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी इंटरव्यू के, किसी को भी उठाकर मनमाने ढंग से सिस्टम में, पॉलिसी मेकिंग में लाकर रख दिया गया। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, जो कि डिसीजन मेकिंग का लेवल होता है, पद होता है, जहाँ पर कोई आईएएस 50 साल की उम्र के बाद या 52 साल की उम्र के बाद पहुँचता है, एक 30 पे 40 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में सरकार के मनमाने तरीके से लोगों को लाकर सैकड़ों की संख्या में भर दिया है। मुझे लगता है आर्मी के अंदर भी इसी तरीके से ये मनमाने ढंग से लेटरल एंट्री का एक नया शगुफा छोड़ा है। एक नया शगुफा कहना ठीक नहीं, षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र है कि आर्मी के अंदर भी इस तरह लेटरल एंट्री लेफ्टिनेंट लेवल पर, कैप्टन लेवल पर, जेसीओ लेवल पर, सूबेदार लेवल पर, शायद मेजर लेवल पर, मैं नहीं जानता कि कहाँ कहाँ पर इनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट का, यहाँ रिक्रूटमेंट की कोई बात नहीं है, यहाँ पिक एंड चूज़ वाली बात है। मुझे ए पसंद आया, मैंने उठा के रख दिया, मुझे बी पसंद आया, मैंने उठा के रख दिया, सी पसंद नहीं आया, नहीं रखा। और मुझे ऐसा पूरा शक है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश की आर्मी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कराने का, जो आरएसएस के माध्यम से और सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। तो मुझे ये इस देश की जनता के संज्ञान में ये बात लानी है कि अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसके बहुत भयावह नतीजे हम सबके लिए होने वाले हैं, विशेषकर समाज के कमज़ोर लोगों पर। इसका मैंने अभी तो उदाहरण दिया आपको आरएसएस के चीफ का, आपको शायद जानकारी होगी, आपने पढ़ा होगा कि अभी शायद 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर ज़िला है, वहाँ पर आरएसएस ने एक सैनिक स्कूल खोला है। और उनका कहना है कि सैनिक स्कूलों के जो ट्रेंड हमारे बच्चे होंगे, उनको हम
आर्मी में भेजेंगे। इससे पहले एक आज से 50-60 साल पहले, शायद 70 साल पहले, महाराष्ट्र में नासिक के अंदर एक भोसला मिलिट्री कॉलेज भी है, ये स्कूल है, जिसकी स्थापना से 50, 60, 70 वर्ष पहले हुई थी, और आरएसएस के एक बड़े नेता मिस्टर मुंजे ने उसका आधारशिला रखी थी, उसकी स्थापना की थी। जाहिर सी बात है कि वहाँ से पास होकर, वहाँ से इंडोक्ट्रिनेटेड जो लोग होंगे, युवक होंगे, बहुत से आर्मी में आए होंगे, और आज बहुत से उसमें से जो युवक होंगे बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर होंगे। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक रुकावट थी। हमारे देश की जो सरकार है उसने सैनिक स्कूलों के माध्यम से इस देश की आर्मी में ऑफिसर्स भेजने के लिए उनका जो ट्रेनिंग का जो उनका सिस्टम होता है, सैनिक स्कूल के माध्यम से 50 सैनिक स्कूल इस देश में हैं, और उन सैनिक स्कूलों के माध्यम से उसमें बहुत जो बच्चे पास होते हैं वो एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं या दूसरे और सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद वो पास होते हैं तो वो आर्मी के अंदर ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक निजी संगठन जिसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी ऑलरेडी गतिविधियां बहुत पहले से ही संदिग्ध रही हैं, देश विरोधी रही हैं, आतंकवाद समर्थक रही हैं, कई तरह के अपराधों में वे संलिप्त रहे हैं, ऐसा एक स्कूल वो संगठन खोलता है, तो ये इस देश की सरकार को और विशेषकर आर्मी के लोगों को, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ उन्हें क्या करना है। क्योंकि ऐसे इस तरह के अगर देश विरोधी, समाज विरोधी लोग जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, अगर इस तरह के लोग आर्मी में ऑफिसर बन के जाएंगे या फौज में ऑफिसर बन के जाएंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, तो उस देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मेरा इस देश की फौज के अफसर, क्योंकि सरकार को मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार तो वही कर रही है जो उनको उनके आका, आरएसएस के आका निर्देश दे रहे हैं, लेकिन आर्मी की एक मर्यादा है, आर्मी की एक इमेज है, आर्मी का एक ऑटोनॉमी है, आर्मी के प्रति हमारे देश की जनता में एक सम्मान है, जो कि इसकी निष्पक्षता को देखकर एक लोगों के मन में कई वर्षों में जाकर बैठा है। तो मेरे आर्मी के जनरल्स हैं, उनसे मेरी अपील है, एक रिक्वेस्ट है एक देश का नागरिक होने के नाते, कि कृपया अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करें। एक बड़ी हैरानी की बात है, इतना बड़ा निर्णय सरकार ने लिया। कब लिया? जब इस देश के अंदर एक लॉकडाउन चल रहा है, संसद बंद है, सारी सामाजिक गतिविधियां बंद हैं, सारी राजनीतिक गतिविधियां बंद हैं, देश के सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे मजदूर हों, सभी परेशान हैं। इतना बड़ा निर्णय क्या सरकार ने विपक्षी दलों से विचार विमर्श करके लिया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर निर्णय विपक्षी दलों से पूछकर लिया तो मेरा ये विपक्षी दलों के नेताओं से पूछना है कि क्या आप कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, राष्ट्रीय जनता दल, अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, राजद, अकाली दल, डीएमके, एडीएमके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, बीजू जनता दल, मैं आप सभी पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस सरकार के इस निर्णय से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? अगर सहमत हैं, इस देश की रक्षा के मामले में बहुत गंभीर मामला है, अगर आप इसे सहमत हैं तो कृपया अपनी सहमति सार्वजनिक तौर पर दर्ज कराएं। आपका आधिकारिक प्रवक्ता स्टेटमेंट दे कि हाँ, हम इस सरकारी नीति से पूरी तरह सहमत हैं। और अगर नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति, इस देश की जनता के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति, कि आप
अपना विरोध दर्ज कराएं और सरकार पर दबाव डालें, चाहे संसद के अंदर या संसद के बाहर, कि इस तरह के खतरनाक निर्णय को तत्काल वापस ले। साथियों, ये मुद्दा केवल इस देश की सेना से संबंधित नहीं है, इस देश के लोकतंत्र से, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित है। हमारे देश की जो फौज है, जो आर्मी है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर ये हमारा संगठन, जो आर्मी का संगठन है, हमारा आर्मी की जो फौज है हमारी, कुछ लाख लोग हैं जिनके ऊपर 135 करोड़ देशवासियों की रक्षा की जिम्मेदारी है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी दरार पड़े, अगर इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आए, इसमें थोड़ी सी समस्या पैदा हो, थोड़े से भी गलत एलिमेंट इसके अंदर आए, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और ख़ासतौर इस टाइम पर, जब आज के दौर में हम पाकिस्तान बॉर्डर से भी खतरे में हैं, चीन बॉर्डर से भी खतरे में हैं। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह की घटनाएं चीन बॉर्डर पर, लद्दाख के अंदर हो रही हैं। नेपाल के अंदर किस तरह तनाव की स्थिति, जो कभी हमारा मित्र देश होता था, आज वो हमारा दुश्मन बन के खड़ा हुआ है। हम 3 तरफ से घिरे हुए हैं। हमारी 14 लाख की फौज है। 14 लाख की फौज को इतने बड़े हमारे हजारों किलोमीटर के बॉर्डर को रक्षा करनी है। तो ऐसे में अगर इस तरह के तत्व, संदिग्ध तत्व, संदेहास्पद किस्म के तत्व, असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व अगर हमारी सेना के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं किसी भी नीति के तहत, तो मुझे लगता है कि इसके बहुत घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारे देश की जो जनता है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। इसलिए मैंने उचित समझा कि आज जो मेरा पहली बार मैं फेसबुक लाइव पर आ रहा हूं आपसे बात करने के लिए, मैंने सोचा कि मैं किस मुद्दे पर बात अपनी पहली रखूं। तो सभी मुद्दों पे मैंने दृष्टिपात किया, सोचा कि मुझे किस पे बात रखनी चाहिए। और मुझे लगा कि ये जो मुद्दा है, हमारी सेना का राजनीतिकरण और आरएसएस जो अपने कैडर्स को हमारी आर्मी का सहारा लेकर उसके अंदर ट्रेनिंग दिलवा कर और ट्रेनिंग के बाद उन्हें बाहर लाकर एक ट्रेंड आदमी जो असामाजिक गतिविधियां करता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो ये पूरी परिस्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार की संलिप्तता है। हमारे आर्मी के जनरल हो सकता है कि किसी दबाव में उन्होंने ये निर्णय लिया हो, लेकिन फिर भी अगर देश की जनता चाहेगी, इस देश के विभिन्न राजनीतिक दल चाहेंगे, तो वो सरकार पर इतना दबाव बना सकते हैं कि सरकार को इस निर्णय को, इस गलत निर्णय को, इस खतरनाक निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़े। साथियों, एक बात थी जो मैंने आपके बीच में रखी और मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी इसकी गंभीरता को समझा होगा। और बातें कुछ और भी हैं, लेकिन मैं, चूँकि समय नहीं है इतना, मैं इसको फिर कभी आपके बीच में रखूँगा। और लेकिन इसी बीच में जो हमारे तमिलनाडु या केरला के या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो साथी हैं, साउथ इंडिया के साथी हैं, उन्होंने मुझसे बोला था कि इस बात, जो भी मैं बात रखूं, हिंदी के बाद उसको इंग्लिश में रखूं। तो अब मैं अपने हिंदी का जो मेरा वक्तव्य है उसको समाप्त करता हूं और हमारे जो दक्षिण भारत के मित्र हैं जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए मैं अंग्रेज़ी में इन्हीं बातों को अंग्रेज़ी में उनके लिए रखूँगा।